तो चले जनाब, साल 2024 अपने आखिरी पड़ाव पर है। दिसंबर के आखिरी महीने में हम हैं इस साल के। लेकिन मार्केट्स में जो उथल पुथल हुई है और जिस तरह की बयार चल रही है, यक्ष प्रश्न या बड़ा सवाल तो यही है कि मार्केट में बने रहना कितनी सूझबूझ की बात है, या फिर मार्केट से ये पैसा निकालने का वक्त है। बात करते हैं संजय मेहता फाइनेंशियल सर्विसेज के प्रमुख संजय मेहता से। संजय मेहता जी, 2020 के बाद से एक नई जमात थी जिसने घर में बैठ के कोविड का प्रकोप झेला, बचे हुए पैसे मार्केट में लगाए, दबा के पैसे कमाए। अब पिछले एक साल से, खास करके 2024 की अगर मैं बात करूं, तो मार्केट्स ने झकझोर कर रख दिया लोगों को। क्या कहते हैं आप? अजय जी, आप कह तो बिल्कुल सही रहे हैं, लेकिन उसमें ये देखिए ना कि जब 2-3 साल इतना अच्छा रिटर्न आया था तो मार्केट को एवरेज आउट तो होना ही था। हमेशा मार्केट रिवर्ट्स टू द मीन, और ये साल इतना खराब भी नहीं है। अब से 2-3 महीने पहले तक तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अक्टूबर के महीने तक तो जब दिवाली का टाइम था, मार्केट बहुत ही अच्छे हाइस में थी। ये तो अब एक छोटी सी करेक्शन आई है। करेक्शन आई थी लगभग 10-11%, उसके बाद थोड़ा सा हम बाउंस बैक करे हैं। लेकिन फिर भी अगर हम पिछले 365 दिन लें तो भी निफ्टी ने तकरीबन 11% का रिटर्न दिया है। और आपको ये जान के थोड़ा सा अचंभा होगा कि निफ्टी मिड कैप इंडेक्स जो है, निफ्टी स्मॉल कैप, इन्होंने पिछले एक साल में 28% का रिटर्न दिया है। लेकिन यहाँ तो हर कोई कहता रहा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़रा संभल के कीजिए, और वहाँ 28% है। निफ्टी 50 जो कि बड़ी कंपनियों का समूह है, वहाँ 11% है। तो इसको ज़रा समझाइए, क्या मतलब है? देखिए, अब यही सब इसकी कर रहे हैं कोशिश, क्योंकि आप एकदम सही है। नॉर्मली यही होता है, जब मार्केट इंडेक्स निफ्टी 10% गिरता है, स्मॉल मिड कैप 15-20% गिर जाते हैं। इस बार जब इंडेक्स गिरा तब भी थोड़ा सा स्मॉल मिड कैप 12-13% गिरे थे, लेकिन पिछले 10 दिन पहले स्मॉल कैप ने अपना दोबारा से हाई बना लिया था और निफ्टी उस टाइम तक नहीं पहुंचा था। तो ये सोचने की बात है कि मतलब दो लार्ज कैप्स हैं जो इंडेक्स के हैं, वो क्यों नहीं इतना चल रहे हैं। अब लार्ज कैप्स की अगर हम बात करें, जैसे कुछ स्टॉक्स की स्पेसिफिकली, हालांकि आप उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी अब जैसे HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, रिलायंस है, एयरटेल है, ये सारे बड़े स्टॉक्स हैं, हैवी स्टॉक्स। लेकिन जब आप इनके परफॉर्मेंस को ईयर ऑन ईयर देखते हैं, और ख़ास करके पिछले एक साल के परफॉर्मेंस को देखें, तो 10-12% के ऊपर इनकी परफॉर्मेंस नहीं है। तो क्या आपको ये याद नहीं आने लगता कि भाई कहीं गलती तो नहीं करता आदमी इतनी सॉलिड कंपनी में लेकर? भाई इससे बेटर है कि मैं एक टाइटन में इन्वेस्ट करूं जो कि एक मिड कैप कंपनी है, और वहाँ रिटर्न्स ज़्यादा अच्छे हैं। देखिए, शेयर का चुनाव करना बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं, हम एज म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, कि सिप करो म्यूचुअल फंड ही सही है। तो देयर आर प्रोफेशनल पीपल हु कैन सेलेक्ट। बाकी जिन कंपनियों के आपने नाम लिए हैं वो इतने खराब नहीं है, बल्कि आपको 1-2 नाम, 3 नाम जो असल में एशियन पेंट्स, नेस्ले, HUL, जिनको कि FMCG खास करके, वहाँ तो बल्कि बहुत ज़्यादा सेल्स वगैरह इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है। Q2 के जो रिजल्ट्स आए पीछे, तो अब यही देखिए ना, जब इंडिया में कह रहे हैं कि थोड़ा सा हमारा जो ग्रोथ रेट भी कम हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो इस सबके पीछे है। Q2 ये एक ऐसा शब्द है जो कि आज सभी इन्वेस्टर्स को ना परेशान किए हुए है। भाई ये Q2 क्या बला है? अभी तक तो हम लोग अपनी इंडस्ट्री के परफॉर्मेंस पर बहुत ज़्यादा बात करते नहीं थे, चर्चा नहीं होती थी, आम इन्वेस्टर इसके बारे में बहुत समझता नहीं है। अब ये जो Q2 है, इसने न सिर्फ स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शंस को झकझोर दिया, जो कि दिवाली के आसपास जब हमने बात की थी उस वक्त भी सामने था, बल्कि देश की GDP को भी हिला कर रख दिया है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी को भी बोलना पड़ रहा है, भाई इस बार क्वार्टर में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, अगले बार उम्मीद बहुत अच्छी है। तो ये क्यों हुआ, या इसकी वजह क्या आपको दिख रही है? देखिए, 2 मेन जो रीज़न वो यही हुआ है कि एक तो चुनाव थे, तो चुनाव की वजह से गवर्नमेंट की स्पेंडिंग रुक गई थी कुछ महीने के लिए, जो कि अब शुरू हो चुकी है। उसके बाद मॉनसून इस बार थोड़ा सा लंबा गया। तीसरा, जो कि हमारा फेस्टिवल सीजन होता है, जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा सेल्स उसी टाइम पे होती हैं, वो भी तीसरी तिमाही में आया है, अक्टूबर के बाद।
सो इसीलिए अभी अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर, जो कि अब अगले महीने रिजल्ट्स आएंगे, तो उम्मीद है थोड़ी रिकवरी देखने को मिलेगी आपको, हर सेगमेंट में नहीं बट हाँ ओवरऑल दिखेगी तो सही। अब इसमें कुछ आंकड़े हैं जो बड़े कंफ्यूजिंग हैं, जैसे कि अगर आप पिछले साल के मुकाबले इस साल देखें तो लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम ऑन एन एवरेज तकरीबन 5 से 8.5% कम हुआ है। इन्फ्लेशन का असर है, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं, इन्फ्लेशन हाई है इंडिया में। दूसरी तरफ ये आपके परचेजिंग पावर को अफेक्ट करता है। दूसरी तरफ जो कंज्यूमर है वो वाइट गुड्स तो खरीद रहा है, महंगे वाइट गुड्स, लेकिन बेसिक कंजम्पशन आइटम्स पर ध्यान नहीं दे रहा है। जैसा आपने कहा एफएमसीजी कंपनियां नहीं चल रही हैं। तो ये जो पैटर्न है ये हमारे हित में है या दरअसल ये हमारे लिए एक लॉन्ग टर्म विचार करने वाली बात है? नहीं, बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। तो बहुत विचार करने की बात है कि जब तक कंज्यूमर स्पेंड नहीं करेगा तो ग्रोथ कैसे होगी हमारी। तो जैसे कोविड के बाद वो कहते थे के शेप रिकवरी, कि जो हायर एचएनआई थे, जो टॉप 2-4% थे देश के, उनके पास तो बहुत पैसा रहा और वो लोग खर्च करते रहे, तभी लग्जरी गुड्स बिक रहे हैं। आप रोज अखबार में पढ़ते हैं कि आज गुड़गांव में 200 करोड़ में फ्लैट बिका, मतलब पढ़ के ही अजीब लगता है। और लेकिन जो नीचे का तगमा है, स्पेशली एग्रीकल्चरल, रूरल, इवन द लोअर मोस्ट, उन लोगों के पास इतनी डिस्पोजेबल इनकम अभी तक नहीं बन पाई है। अभी तक जो नए यूथ अब आ रहे हैं, नौकरियां वगैरह सब जगह, टेक सेक्टर में आपने देखा ही कितनी देर तक रहा, अब जाके थोड़ी रिकवरी दिख रही है। तो आई एम श्योर फाइनेंस मिनिस्टर और गवर्नमेंट इसी सब पे ध्यान दे रही है, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर का दोबारा से मैन्युफैक्चर इन इंडिया पे जोर दे रहे हैं। एंड आई एम श्योर अब जो फरवरी में बजट आएगा इन चीज़ों को ज़रूर एड्रेस किया जाएगा। उम्मीद तो यही है। अब संजय, अब यहाँ बात आती है कि जब डिस्पोजेबल इनकम आपके पास कम होने लगता है तो आदमी सबसे पहले देखता है कि मैं अपनी ज़रूरत की चीज़ें तो पूरी कर लूँ। अब इसमें जो आदमी सिप ले रहा है वहाँ पर झटका पड़ता है, आदमी कटौती करेगा। कैसे इससे बचा जा सकता है या इसको कैसे संभाला जाए, ये एक मध्य वर्ग की एक बड़ी मुश्किल है। देखिए, अब जैसे सिप का होता है तो सिप की वो दो तरीके होती है। एक तो आपको सैलरी के पास कितना बच रहा है, आपने उस हिसाब से शुरू किया। एक हम लोग एज ए थंब रूल कहते हैं कि 20 से 30% आपको आंख बंद करके करना ही चाहिए और उसको हर साल बढ़ाना पड़ेगा। तो सिप को तो अनलेस एंड अनटिल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है या कोई किसी की नौकरी चली गई या कुछ ऐसा है तभी रोकना चाहिए। अदरवाइज लॉन्ग टर्म में देखिए, आजकल की डेट में आपके बच्चे जब बड़े होंगे, जब कॉलेज जाएंगे, एक इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने का जो खर्चा आज है, अब उसको आप 20 साल इन्फ्लेशन एडजस्ट करो तो ये सिप्स ही हैं तब जब आपकी मदद करेंगे। जब बच्चों की आप शादी करोगे और बाद में आपके रिटायरमेंट में, ये सिप्स ही है लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग जो आपको मिल सकती है। तो अब ऐसे में बचाने की तो कोशिश आदमी करेगा। अब फिर हम घूम कर वहीं आते हैं। अभी आपने बताया कि लार्ज कैप्स या अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो बहुत परफॉर्मेंस स्टेलर नहीं है। मिड कैप, स्मॉल कैप अच्छा परफॉर्मेंस है। तो क्या इस तरह की स्कीम्स में पैसा आज लगाए रखना बेहतर है? और अगर मान लीजिए कि लोगों ने अपनी सिप्स लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में रखी हैं तो क्या वहाँ रीएलोकेशन की आवश्यकता है? देखिए, ये हर इंसान के साथ कस्टमाइज एक वो करना पड़ेगा कि उनकी एज, उनका रिस्क एपिटाइट देखते हुए, क्योंकि ऑब्वियसली स्मॉल एंड मिड कैप जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं थोड़े ज़्यादा बाय नेचर दे आर हाई रिस्क हाई रिटर्न। लार्ज कैप थोड़े से स्टेबल रहती है। बट देखिए, एंड ऑफ द डे सब कुछ मीन पे आएगा। आपको अभी 1 साल का देख रहे हैं, अगर आप पिछले 5 साल का निफ्टी का डेटा उठाएं तो 5 साल का निफ्टी का अभी भी करीब करीब 95% का रिटर्न है 5 साल में, विच इज़ वेरी गुड रिटर्न। तो वो थोड़ा बहुत तो एवरेज आउट होगा। सो बेस्ट तो यही है कि आप मिक्स रखो ना। अब थोड़ा सा लार्ज कैप में भी डालो, थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड, थोड़ा मिड, थोड़ा स्मॉल, 4-5 फंड का एक पोर्टफोलियो बना के उसी में सिप करते जाओ। सबसे बेस्ट तरीका वो बट ये रिकैलिब्रेट करने की स्ट्रैटेजी कई लोग सजेस्ट करते हैं। आपके हिसाब से रिकैलिब्रेट साल में होना चाहिए, 6 महीने में होना चाहिए या 2-3 साल में एक बार करना चाहिए? देखिए, हम जो मेन आपको कहते हैं हमेशा एसेट एलोकेशन, उसके अंदर ये भी आप फाइन ट्यूनिंग कर सकते हो कि लार्ज कैप, मिड कैप, बट बहुत बहुत मुश्किल है। अगर आप हर 6 महीने में
यही एसेट एलोकेशन कर लो कि मेरा डेट इक्विटी और अगर गोल्ड है उसी की परसेंटेजेस रीसेट हो जाए तो वो बहुत बढ़िया है। तो नॉर्मली साल में एक या दो बार बहुत है, अनलेस एंड अनटिल मार्केट में काफ़ी गिरावट आती है, कोई ऐसा इवेंट आता है गिरावट या इवन बहुत ज़्यादा तेज़ी आती है। अब जैसे कोविड में एक महीने में इंडेक्सेस करीब करीब 40% गिर गए थे, तो उस टाइम पे आपको ऑटोमेटिकली अपने पोर्टफोलियो में दिख रहा है, और जिसने उस टाइम पे कर लिया ये रीबैलेंसिंग उसको आगे जाके और बेहतर रिटर्न मिलेगा। बिल्कुल। तो इसके लिए फिर नेचुरली एक नो हाउ होना चाहिए और संजय मेहता जैसे किसी एक्सपर्ट से आपको बात करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड। अब जैसे अभी आपने गोल्ड की बात की, आज एक ऐड मैंने देखा अखबार में, एक बढ़िया नवरत्न थाली सजी हुई है और उसमें बाकी पूरी थाली ब्लैक एंड वाइट है, दाल जो है वो पीले कलर की हाईलाइटेड है और लिखा है गोल्ड इज़ अ फैंटास्टिक इन्वेस्टमेंट। 23% या उसके आसपास का रिटर्न, एनुअल रिटर्न गोल्ड का 2024 में आया है और 2023 में भी अच्छा रिटर्न था। तो सडनली गोल्ड इज़ द फ्लेवर। देखिए, हर वक्त कोई ना कोई एसेट क्लास का अच्छा दिन आता है, पर 2024 चलो अब लग रहा है कि इक्विटी थोड़ा इतना अच्छा नहीं किया ऑन दी होल, बट कुछ महीने पहले तो इक्विटी भी बहुत बढ़िया था, गोल्ड भी बहुत अच्छा था, रियल एस्टेट भी था। और आप आज की डेट में सिल्वर की भी बात करें, अब सिल्वर के भी म्यूचुअल फंड्स आ गए हैं जो पहले अवेलेबल नहीं होते थे, तो वो भी था। तो देखिए अगेन, जैसे आपने जब थाली का एग्जाम्पल दिया है, तो पूरी थाली में सिर्फ दाल ही नहीं हो सकती ना, दाल के साथ आपको सब्जी भी चाहिए, आपको रोटी भी चाहिए, आपको दही भी चाहिए। तो उसी हिसाब से गोल्ड भी रखो, बट अपने हिसाब से एक बार डिसाइड करके अपने एडवाइजर की मदद लेके एक बार अपनी परसेंटेजेस सेट करो और बहाव में नहीं आना चाहिए। हाँ, ये चीज़ मैं आपसे समझना चाहता हूँ। देखिए गोल्ड को लेकर ना, एक तो हिंदुस्तानी बड़ा पैशनेट होता है और गोल्ड का मतलब सीधे उसे गहना दिखाई देता है, उसे ना अचानक से वो गहनों से लदी हुई अपनी घर की महिला दिखाई देने लगती है गोल्ड के नाम से, जबकि ऐसा है नहीं। जब आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो फिर तो आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। अब गोल्ड यूजुअल आपके पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा होना चाहिए, आउटर लिमिट या मिनिमम लिमिट, क्या हम सेट कर सकते हैं या आपको लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि कस्टमाइज ही करना पड़ता है, बट हम लोग नॉर्मली मानते हैं कि 5 से 10% गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में सफिशिएंट है। बिकॉज देखिए गोल्ड का ना कुछ कुछ ऐसा टर्म आता है बीच में, 4 साल 5 साल 10 साल तक जब वो परफॉर्म नहीं करता, तो उस टाइम पे उसमें बने रहने के लिए बहुत पेशेंस भी चाहिए। और ये अभी सडनली ये वो, जैसे आपने खुद ही बोला कि पिछले 2 साल में हुआ है। आप अगर थोड़ा, चलो हम कोविड के टाइम की बात करें, जब मार्केट गिरी थी तो उस टाइम पे तो सोने को बहुत ऊपर जाना चाहिए था। हाँ। सेंसेक्स 42,000 से जब मार्केट गिरी लगभग 25,500 तक भी पहुंचा था। मार्च में कोविड आया 2020 में, अप्रैल का मुझे याद है रेट सोने का 10 ग्राम का जो इंडिया में चल रहा था 57,000 था। अब आप देख लो आज हम कितने पे हैं, और उस टाइम का सेंसेक्स आज अभी भी गिरावट की मार्केट में भी हम 69,000 80,000 पे है। बिल्कुल। तो यानी कि गोल्ड इज गुड बट इट इज रिस्की, सो बी केयरफुल। और लेकिन उसमें भी छोटा सा एक, मैं बीच में थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, कि जैसे हमने पिछले बार डिस्कस किया था, इस साल गवर्नमेंट ने गोल्ड बॉन्ड्स लाना तो बिल्कुल बंद से ही कर दिया है। बिल्कुल। तो ज्वेलरी तो आपने सही कहा, कोई मायना ही नहीं रखता कि वो एज एन इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट में अगेन या तो आपको अपने डीमैट के थ्रू ETF लेना पड़ेगा, और या फिर आपको म्यूचुअल फंड लेना चाहिए। ये कॉइन्स वगैरह भी लेना ठीक सिस्टम नहीं है, बिकॉज आज आप किसी भी बैंक में जाए आप कॉइन खरीद सकते हैं, लेकिन जब आप उनको वापस बेचने जाएंगे वो वापस नहीं लेंगे, फिर आपको वापस किसी दूसरे ज्वेलर के पास ही देना पड़ेगा और उसमें परसेंटेजेस वगैरह लग के। सो गोल्ड अगर इन्वेस्टमेंट लेनी है, सबसे बेस्ट तरीका म्यूचुअल फंड, और उसमें आप SIP भी कर सकते हो या अपने डीमैट के थ्रू लो। अच्छा, और वो जो ETF जिसकी बात हम करते हैं, वही ETF इज व्हाट इज यू कैन बाय, आप अपने डीमैट में ले सकते हो, और ETF का ही वर्जन वो म्यूचुअल फंड है। अच्छा, चलिए क्लैरिटी मैं लेना चाहता था ताकि दर्शकों को इसकी बात समझ में आए। अब एक आखिरी सवाल, जिसके बाद हम जरा राउंड अप की बात ज़्यादा करते दिखाई देंगे। अब जब इस तरह के साल आते हैं, जैसा कि अभी 2024 का साल आया, एवरेज रिटर्न्स जो पिछले 2-3 साल के हैं उसके मुकाबले कम हुए। अब वो तमाम लोग जिनकी ज़िंदगी अपनी सेविंग्स पर चल रही है, हर कोई देखिए जब ज़्यादा आने लगता है ना तो पैर फैलाने लगता है। पैर को समेटना अपने आप में बहुत आसान काम नहीं है। इसका क्या उपाय है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन धीरे धीरे अब उस तरफ बढ़ रही है जहां चीन और यूरोपीय देश हैं, जहां लोग अपनी सेविंग्स पर डिपेंडेंट हैं।
तो ये प्लानिंग अगर पहले से लोगों के दिमाग में हो तो फिर जब उस स्टेज में पहुंचेंगे तो कर सकते हैं। आपका क्या सुझाव है, किस तरीके से इस पर्टिकुलर इशू को टैकल करना चाहिए? देखिए, आजकल आप खुद ही देख रहे हैं कि धीरे धीरे लोगों का रुझान आ रहा है इक्विटी की तरफ। अब चाहे वो डायरेक्ट इक्विटी, चाहे वो उसके अंदर शेयर लेने की कोशिश कर रहे हैं या वो म्यूचुअल फंड है, बट इक्विटी की तरफ आ रहा है। पिछले महीने भी जो इक्विटी एसआईपी बुक है 25,000 करोड़ रही है। मार्केट गिरी भी है लेकिन इक्विटी एसआईपी बुक नहीं कम हुई। मतलब लोगों ने, मार्केट 10% गिरी है, उन्होंने अपने सिप्स बंद नहीं किए, बल्कि हम लोगों ने तो यहाँ तक देखा है कि लोगों ने इंक्रीमेंटल एक्स्ट्रा पैसा भी डाला है कि मार्केट 10% गिरी हुई है तो और बढ़ाना चाहिए, जो कि बहुत अच्छा तरीका है। तो अब सबको ये समझ आ गया है कि अगर रिटायरमेंट में भी जाना है, पहले की तरह नहीं है कि रिटायरमेंट एज भी तो अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है। तो सिर्फ एफडीज के ऊपर आप लोग विश्वास नहीं कर सकते। सिर्फ गवर्नमेंट स्कीम्स जहाँ पे भी फिक्स्ड रेट है, जो कि यूं जाता है और फिर यूं भी आता है, और इस वक्त वो पीक पे है। अब रेट कट्स के बाद वो नीचे ही आएगा थोड़ा थोड़ा करके। तो इक्विटी का कुछ परसेंटेज लेके, चाहे वो डायरेक्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड हो या वो हाइब्रिड हो, जिसके बारे में हमने पिछले एपिसोड में चर्चा की थी जी। तो इक्विटी बहुत बहुत एसेंशियल है आपकी इन्वेस्टमेंट थाली में। चलिए, 2025 इस पर हम कई एपिसोड्स बनाएंगे और अपने दर्शकों को उस पर जानकारी देंगे, लेकिन उसकी शुरुआत में इस सवाल से करता हूं कि 2025 को लेकर बहुत सारे लोग एक ऐसी प्रिडिक्शन लेके बैठे हैं कि भाई अब तो सब बर्बाद होने वाला है, सब खत्म होने वाला है, पैसा निकालो बाजार से और लेके बैठ लो अपने पैसे पे। ये जो लोग और ये जो मानसिकता है, क्या इससे कभी किसी का भला हुआ है? बिल्कुल नहीं। देखिए, वो क्या कहते हैं ना, यू कैन नेवर टाइम द मार्केट्स, टाइम इन द मार्केट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये नी जर्क रिएक्शन कभी नहीं करने चाहिए कि एकदम से ऐसा लग रहा है मार्केट से निकल जाओ। अगर आप सही भी रहे और मार्केट एकदम से थोड़ी नीचे भी आई, आप उसको वापस एंटर करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब मार्केट गिरती है सबको लगता है और गिरेगी और गिरेगी, तो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मार्केट का सिस्टम ही यही है कि उतार चढ़ाव चलता रहता है, रहेगा। अगर आपको कुछ साल हो गए मार्केट में तो आपका पोर्टफोलियो इतना ज़्यादा इंपैक्टेड नहीं होगा, चाहे मार्केट 10% भी गिर जाए। सो जस्ट बी पेशेंट, बी देयर फॉर द लॉन्ग रन। और बाकी जैसे आप कह रहे हैं, अभी हम बात करेंगे, सबसे बड़ा मुद्दा तो मुझे अभी लग रहा है 20 जनवरी को जब ट्रंप लेंगे ऑफिस, उस दिन क्या होगा। तो ये हमारा अगला एपिसोड है जिसमें हम ये बात करने जा रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां 2025 में किस तरीके से भारतीय बाजार को प्रभावित कर सकती हैं और उसके लिए आपको कैसे मेंटली तैयार रहना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि ऑयल की कीमत अब लगातार गिरती चली जा रही है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर बड़ा असर पड़ेगा, भारत पर भी पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब तो कमाल करेंगे ही। तो अगले एपिसोड में अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स हमें क्या नसीहत दे सकते हैं, जिसकी वजह से हम पहले से बैकअप तैयारी करें। संजय, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।